नमस्कार जी। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में, जिसे वर्ष 1934 में लॉरेंस और लिविंगस्टोन साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर के इस डिवाइस को बनाया था, जिसके द्वारा धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करके उच्च ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये तो है इसका इंट्रोडक्शन साइक्लोट्रॉन का, और जिसका सिद्धांत दो तथ्यों पर आधारित है। पहला है कि कणों की ऊर्जा वृद्धि के लिए वैद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्रों को परस्पर लंबवत लगाया जाता है। इन्हें क्रॉसित क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है आवेशित कणों की परिक्रमण आवृत्ति नियत रहती है। और इसके बाद अब इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी रचना कैसे की जाती है, तो देखो रचना के लिए हमें चार चीजें आवश्यक हैं। सबसे पहला डीज दो आवश्यक हैं, दूसरा आयन का स्रोत, तीसरा दोलित्र, इसके बाद चुंबक हैं। तो ये चार चीजें हमको चाहिए। तो देखो हम चित्र इसका बना रहे हैं कि इसमें सबसे पहले डीज क्या होते हैं। ये धातु का इस तरीके से ये गोलाकार चालक होता है जो अंदर से खोखला होता है। अब इसको क्या किया जाता है कि बीच से काट लिया जाता है और काट के कुछ इस तरीके से इसको रखा जाता है कुछ दूरी पर। तो देखो हम इसी को यहां पर रख रहे हैं कि यहां पे क्या किया, ये इस तरीके से लिया। एक तो ये डी है और दूसरा कुछ दूरी पर यहां पे तो आपको हमें दिखाने के लिए थोड़ी ज्यादा दूरी कर दी है, जबकि इसकी दूरी बहुत कम रखी जाती है। तो ये डी है, एक को हमने मान लिया D1 और एक को मान लिया हमने D2। चूंकि ये डी आकार के हैं इसलिए इन्हें हम कहते हैं डीज। तो दो डीज हो गए। इसके बाद है आयन का स्रोत, यहां पर रख लेते हैं। ठीक, ये सोर्स रख लिया, मान लो बिंदु P पर। ठीक है, अब क्या किया गया, दोलित्र ऑसिलेटर लगाया गया। देखो जैसे अपने यहां बैटरी अगर हम लगाएं तो बैटरी क्या काम करती है। मान लो 10,000 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो बैटरी क्या करेगी कि दो प्लेटें अगर हैं और इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम बैटरी लगा देंगे, है हाई टेंशन की बैटरी, तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो पोलरिटी रहेगी वो सदैव स्थिर बनी रहेगी। जबकि ऑसिलेटर क्या काम करता है कि वोल्टेज तो लगाता है, साथ में पोलरिटी भी चेंज करता है, जो भी फ्रीक्वेंसी निर्धारित होती है उसके आधार पर। तो यहां पे क्या करते हैं हम कि हम ऑसिलेटर लगा देते हैं, दोलित्र लगा देते हैं इनके बीच में। हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया हमने ये, इसे हम कहते हैं दोलित्र या ऑसिलेटर, OCILLATOR ऑसिलेटर, जो कि 10⁴ वोल्ट विभवांतर आरोपित करता है। साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ 1 माइक्रोसेकंड में इसकी पोलरिटी चेंज होती है कि अगर अभी इस समय अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो 1 माइक्रोसेकंड में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, फिर अगले माइक्रोसेकंड में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अल्टरनेट रूप में ये चलता रहता है। ये ऑसिलेटर का काम है। तो ये इस पे लगा देते हैं। ठीक, इसके बाद में और इस दोनों डीज को हम वैक्यूम चेम्बर में रखते हैं। ये निर्वातित प्रकोष्ठ है और इसमें हमने चुंबक लगा दी ठीक लंबवत। वैद्युत क्षेत्र जिस दिशा में है उसके ठीक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। ये बिंदुवत चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित कर रहा है कि बोर्ड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम बिंदुवत का मतलब बाहर की ओर क्यों समझ लेते हैं कि अगर मान लो ये पेन है और अंदर की ओर अगर चुंबकीय क्षेत्र होता
तो अंदर की ओर होता तो इस समय हमें यहाँ पे क्या दिखता, ये इतने बड़े आकार का, ये देखो आर लिखा है कुछ, तो ये इस टाइप से दिखता। तो हम यहाँ पे क्या करते, ये क्रॉस बना देते। तो क्रॉस का मतलब समझ जाओ कि अंदर की ओर। अब बाहर की ओर है तो इस पेन की नोक बाहर की ओर कर दो। अब बाहर की ओर से अगर आप इस नोक को देखेंगे तो बिंदुवत दिखेगी आपको। तो ये अगर बिंदु के रूप में अगर ये दिखाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र, तो तुरंत समझ जाओ कि इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। अब बात करते हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, अब इसकी हम बात करेंगे कार्यविधि की। तो अब हम इसकी कार्यविधि समझ लेते हैं। पहले हम एक बार पढ़ते हैं कि कार्यविधि इसकी क्या है। दोलित्र के कारण बीज के मध्य रखे स्रोत से निकलने वाले धनावेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, जिससे वह त्वरित होता है, मतलब एक्सीलरेट होता है। बीज के भीतर वैद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता है, बल्कि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से कण वृत्तीय पथ पर चलता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती है, जिससे कण की त्रिज्या और ऊर्जा बढ़ती जाती है और अंत में कण विंडो W, यहां पे विंडो लगी होती है कहीं पे इस जगह पे, और यहां से ये बाहर निकलता है। अभी हम इसको बताएंगे। बाहर निकल कर टारगेट से टकराता है। और इनके उपयोग भी हैं, बहुत सारे उपयोग हैं, जिनमें से हमने मुख्यतः 3 लिखे हैं। पहला है नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में, दूसरा है नए पदार्थों के संश्लेषण में, और तीसरा चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी रेडियो एक्टिव पदार्थ का उत्पादन करने में। तो इसके बारे में अब हम इसकी कार्यविधि को समझ लेते हैं। पहले क्या लिखा है कि दोलित्र के कारण बीज के मध्य रखे स्रोत से निकलने वाले धनावेशित कण। तो देखो, जैसे हमने इतना वोल्टेज इस पे लगा दिया, इस समय ये धनात्मक है और ये वाली प्लेट ऋणात्मक है। D1 धनात्मक है और D2 ऋणात्मक है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, इधर की ओर। ठीक, किधर की ओर? इधर की ओर, धन से ऋण की ओर। तो क्या होगा, ये यहां से निकलने वाला जो धनावेशित कण है वो D2 की ओर बढ़ेगा, और जब D2 की ओर बढ़ेगा तो एक वेग प्राप्त करेगा, त्वरित हो रहा है। अब कैसे वेग प्राप्त करेगा, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो, जब यहां वैद्युत क्षेत्र लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र अगर लगा है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, यहां पे इतनी जगह हम साफ कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जब लगा है तो एक आपने सूत्र पढ़ा है F बराबर QE। तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बल लगेगा कण पर, और जब बल लगेगा तो F बराबर ma से कण पर त्वरण लगेगा, और जब कण पर त्वरण लगेगा तो V बराबर U प्लस AT से, या V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS से क्या होगा, जब त्वरण लगेगा तो कण का वेग बढ़ेगा, और जब कण का वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv स्क्वायर। तो जब वेग बढ़ेगा तो कण की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। सीधा सा है, बिल्कुल सब फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो आप देखते जाएं क्रमानुसार। यहां पे क्या हो रहा है कि बल लग रहा है कण पर, तो क्या हो रहा है, उसका त्वरण बढ़ रहा है। त्वरण बढ़ रहा है तो कण का वेग बढ़ रहा है, और ये कण यहां तक पहुंचता है। जैसे यहां पहुंचता है, अंदर क्या है, ये बीज जो होते हैं वो धातु का खोखला चालक होता है, धातु का। ठीक, अब ये खोखला है। खोखला होने के कारण आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि खोखले गोलीय चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। जब वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो इसका मतलब अब वहां वैद्युत क्षेत्र काम नहीं करेगा। तब यहां पे क्या काम करने लगता है, ये जो लंबवत लगा है चुंबकीय क्षेत्र, ये काम करने लगता है। अब देखिए, कण चल रहा है इधर की ओर, तो हमने ये कण की चलने की दिशा है। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है, बाहर की ओर लंबवत, ऐसे इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर।
कण चल रहा है इधर की ओर, तो कण पर बल किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो अब ये क्या होगा, बाहर चलेगा। लेकिन आपने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाला कण वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो वृत्तीय पथ के प्रभाव से ये क्या होगा, ये यहां से जाकर के और ऐसे घूमेगा। ठीक, अब ये ऐसे जब घूम गया, अब जैसे यहां तक आएगा, जितना समय उसको यहां से यहां तक आने में लगता है, उतने ही समय में इस ऑसिलेटर के द्वारा पोलरिटी चेंज होती है। मतलब अभी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है। जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाता है, तो अब ये कण यहां से और यहां तक आता है तीव्र वेग से, क्योंकि यहां से यहां तक की वेलोसिटी बढ़ गई। फिर इसके बाद में जितनी अधिकतम वेलोसिटी यहां तक प्राप्त कर ली, और वही वेलोसिटी यहां प्रारंभिक हो जाती है, और यहां आते आते उसका वेग फिर बढ़ जाता है। फिर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में क्या होगा, फिर ये यहां पर वृत्तीय पथ पर गति करेगा। वृत्तीय पथ पर गति करेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस पर लगने वाले चुंबकीय बल के प्रभाव से ये क्या होगा, वृत्तीय पथ पर चलेगा, और तब तक फिर इसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि पोलरिटी चेंज करने का जो समय है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 माइक्रोसेकंड है। तो 1 माइक्रोसेकंड में ये यहाँ तक पहुंचता है। उसके बाद फिर चुंबकीय क्षेत्र का काम खत्म हो जाता है। अब कौन सा काम करने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र काम नहीं करता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो ज्यादा होता है। इस कारण से यहां पर वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव में फिर इसका वेग, जितना वेग यहां प्राप्त कर लिया अधिकतम, वो यहाँ पे प्रारंभिक हो जाता है, और यहाँ आते आते उसका वेग फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्रत्येक चक्कर में लगातार इसका वेग बढ़ता जाता है, लगातार इसका वेग बढ़ता जाता है, लगातार वेग बढ़ता जाता है, और अंत में अधिकतम वेग, जब वेग अधिकतम होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। अधिकतम गतिज ऊर्जा से यही धनावेशित कण यहां से निकलता है। यहाँ पे एक विंडो लगी होती है, विंडो से बाहर निकलता है, और कहाँ टकराता है, ये लक्ष्य से, टारगेट से ये टकराता है, और वहां पर टकरा के उसको हिट करता है। ठीक है, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो पथ की जो त्रिज्या होती है, वो पथ की जो त्रिज्या है उसका सूत्र होता है mv/qb। दूसरा, कण का जो आवर्त काल है, आवर्त काल का जो सूत्र है कैपिटल T बराबर 2πm/qb। इस सूत्र में आप देखें कि आवर्त काल केवल चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। कण का द्रव्यमान और कण का आवेश तो निश्चित ही रहता है, केवल चुंबकीय और चुंबकीय क्षेत्र भी निश्चित रहता है। इसलिए कण चाहे छोटे वृत्त में चक्कर लगाए, चाहे वही घूमता हुआ बड़े वृत्त में चक्कर लगाए, लेकिन उसका आवर्त काल नियत रहता है। और आवर्त काल नियत रहता है, इसलिए कण की आवृत्ति जो F बराबर है qb/2πm, इसके विपरीत होती है, वो भी नियत रहती है। और यही साइक्लोट्रॉन का जो सिद्धांत में जो दूसरा नंबर लिखा है, यही लिखा है। इसके बाद में यदि आधे चक्र में कण की ऊर्जा अगर qv है तो पूरे चक्र में कितनी हो जाएगी, तो पूरे चक्र में ऊर्जा कितनी हो जाएगी, पूरे 2qv। और अगर मान लो ये घूमता हुआ कण n चक्कर लगाए तो n चक्कर में कितनी हो जाएगी, n गुणे 2qv। ये कार्य विधि में इतनी बात और लिखनी है। ठीक है, इसके बाद अब हम लिमिटेशन समझ लेते हैं कि सीमाएं क्या है। पहली सीमा है कि इसके द्वारा कण की ऊर्जा एक निश्चित मान से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती भाई, उसका वजह है, एक सूत्र होता है m = m0/√1 - v²/c²। यदि v > c, कण की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है,
तब उस स्थिति में m का मान m नॉट के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में साइक्लोट्रॉन काम करेगा। लेकिन यदि क्या होगा कि c का मान होगा तो ये एक में से उतना ही मान घट जाएगा, तो ऐसी स्थिति में नीचे की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। जब ये कम हो जाएगी तो ये मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि m की वैल्यू ग्रेटर देन m नॉट, मतलब द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो साइक्लोट्रॉन काम नहीं करेगा। इसलिए एक निश्चित मान से कण की ऊर्जा अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण इसको त्वरित नहीं कराया जा सकता है। तो ये लिमिटेशन के साथ ये आपका साइक्लोट्रॉन पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।